शादी करके ममता पहली बार अपने ससुराल आई थी। जैसे हर लड़की शादी के बाद अपने सपनों को लेकर अपने सपनों के साथ अपने ससुराल में आती है, उसी तरह से ममता भी अपने ससुराल में आई थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा। उसके ससुराल में उसका पति, उसकी सास और ममता रहती थी। उसका पति गांव में ही छोटा-मोटा काम करता था, जिससे उनका घर का गुजारा चल रहा था। आते ही ममता घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है। वो घर के सारे काम बड़े ही प्यार से करती है और साथ ही साथ अपने पति और अपने सास की देखभाल भी करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिन बाद ममता गर्भवती हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद घर में सब बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाता है। फिर एक दिन ममता का पति सोहन उससे कहता है, ममता, अब तक तो मैं गांव में काम करके गांव के काम से ही अपने घर का खर्च चला रहा था, पर मुझे लगता है कि अब हमारी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है कि कल को उसकी पढ़ाई लिखाई हमें सब कुछ देखना होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब शहर जाकर काम करूँ, जिससे हम अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। अगर मैं गांव में ही काम करता रहा तो मेरी इतनी आमदनी नहीं होगी कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊंगा। और अब धीरे धीरे घर का खर्च भी तो बढ़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शहर जाकर काम करूँ। वो तो ठीक है जी, लेकिन अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हम लोग कैसे रहेंगे? और माँ जी की भी तबीयत हमेशा खराब रहती है, उन्हें भी देखभाल करनी होती है। और अभी हमारी गुड़िया भी तो इतनी छोटी है, अगर आप चले जाओगे तो मैं सब कैसे संभाल पाऊंगी? अरे, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है। तुम, माँ और गुड़िया तीनों साथ में रहना। मैं हर महीने छुट्टी लेकर आ जाया करूँगा और हर महीने हर खर्च के पैसे भेजता रहूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। ये बात भी आप सही कह रहे हैं, हमें हमारी गुड़िया के लिए इतना तो करना ही होगा। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं हर महीने शहर से आपकी दवाई और के खर्चों के लिए पैसे भेजता रहूँगा। ममता, मेरे पीछे माँ का ख्याल रखना। माँ, आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। मैं आप सबके लिए वो सारी चीज़ें लेते आऊँगा। माँ, अब मुझे आशीर्वाद दो। हर महीने 2 महीने पर आता रहूँगा। जीता रह बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छे से जाना बेटा और अपना ख्याल रखना और हमें फोन करते रहना। मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी बेटा। मैं चाहती तो नहीं कि तू जा, लेकिन अपने परिवार के लिए तो तुझे जाना ही होगा। जा बेटा, अपना ख्याल रख। फिर सोहन शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद सोहन को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो हर महीने अपने घर वालों के लिए ममता के पास पैसे भेजा करता था। ऐसे ही कुछ साल और गुजर जाता है। अब ममता की बेटी छाया भी बड़ी हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद सोहन अपने घर पैसा भेजना बंद कर देता है और इतने सालों तक भी वो अपने गांव नहीं आता। तो ममता को चिंता होती है, तो वो उसे फोन करती है। हेलो, हाँ जी, जी कैसे हैं आप? अभी तो कुछ दिनों से आपने फोन करना भी बंद कर दिया और मुझे ये पूछना था कि आपने इस महीने तो पैसे ही नहीं भेजे। माँ जी की दवाइयाँ और घर के सारे राशन भी खत्म होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। आपका तो फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ ममता, वो मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। और बात रही पैसे की, तो इस महीने मुझे मेरे मालिक ने अभी पैसे नहीं दिए। वो कंपनी थोड़ी घाटे में चल रही है, तो मैं तुम्हें अगले महीने पैसे भेज दूंगा। इस महीने तुम देख लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगले महीने मैं जरूर पैसे भेज दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं है जी। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए।
मैं किसी तरह से घर का खर्च चला लूंगी, आप अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर समझा बुझाकर सोहन ममता को पैसे नहीं भेजता है। उस महीने तो ममता किसी तरह घर का खर्च चला लेती है। फिर अगले महीने वो फिर से सोहन को फोन करती है और पैसे के लिए कहती है, लेकिन उस महीने भी सोहन पैसे देने से इनकार कर देता है। ममता फिर किसी तरह से घर का गुजारा करती है और अगले महीने फिर से सोहन से पैसे के लिए कहती है, तो सोहन उससे कहता है, हाँ तो नहीं किया मैंने फोन। मेरी मर्जी मैं फोन करूं ना करूं। तुम कौन होती हो मुझे ऐसे बात करने वाली? और हाँ, मैं नहीं भेजूंगा तुम्हें पैसे। और अब मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ शहर में दूसरी शादी कर ली है और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। और तुम लोग अब मेरी चिंता छोड़ दो। और अगर पैसे की इतनी ही पड़ी है तो तुम खुद कमा लो ना, मुझसे क्यों कह रही हो? क्या आपने शादी कर ली है? लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। सोहन की बात सुनकर ममता को मानो जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। ऐसा कहकर सोहन फोन रख देता है और उससे दोबारा फोन करने की बात नहीं कहता है। जिसे सुनकर ममता बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है और उसको उदास देखकर उससे पूछती है, अरे क्या बात है बहू, तू ऐसे क्यों रो रही है बेटा? क्या बात हो गई? सोहन से बात हुई क्या तेरी? क्या बात हो गई बेटा, क्यों रो रही है तू? मुझे बता बेटा, क्या बात हुई है? हाँ माँ जी, बात तो हुई है। माँ जी, आपको तो पता है ना कि 2 महीने से वो पैसे भी नहीं भेज रहे हैं। अभी मैंने उन्हें फोन किया था। आपको तो पता है अब घर में कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे कुछ दिनों में राशन भी खत्म हो जाएगा। मैंने इसीलिए उन्हें फोन किया था, क्योंकि 2 महीने से उन्होंने कोई पैसे भी नहीं भेजे थे। लेकिन माँ जी, उन्होंने मेरा फोन काट दिया और उन्होंने कहा कि दोबारा मुझे फोन मत करना, क्योंकि उन्होंने शहर में दूसरी शादी कर ली है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा माँ जी? मुझे तो यही सब सोचकर चिंता हो रही है माँ जी, कि अब मैं घर कैसे चला पाऊंगी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ जी? क्या ऐसा कहा उसने? उसने दूसरी शादी कर ली है? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा इतना घटिया निकलेगा। चल छोड़, अगर अब उसने ऐसा कर ही लिया है तो उसे खुश रहने दे उसकी जिंदगी में। बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। हम अपना गुजारा किसी तरह से कर ही लेंगे। पर उसका ईमान मर गया है तो मर जाने दे। हम लोग आपस में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे बेटा, तू चिंता मत कर। आ बेटा, मेरे पास आ। इस तरह से मत रो। अगर तू ही टूट जाएगी, अब तो हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। अगर तू इस तरह से टूट जाएगी तो हमें कौन देखेगा बेटा? आ बेटा, आ मेरी बच्ची, आ आ मेरी बच्ची, मेरे गले लग जा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। फिर उसकी सास उसके आंसू पोंछती है, उठाकर अपने गले से लगा लेती है और उसे सहारा देती है। फिर वो लोग दुखी होकर बैठे होते हैं। तभी वहां पर सोहन का दोस्त मनोज उनके घर आता है। नमस्ते अम्मा। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप लोग? बात है अम्मा, क्या बात है भाभी? आप लोग दुखी लग रहे हो। मैं तो सोहन का हाल चाल पूछने आया था। बहुत दिनों से उससे बात भी नहीं हुई। वो ठीक तो है ना? मैंने सुना शहर से बहुत दिनों से आया नहीं। वो कब आने वाला है? हाँ बेटा, वो कमाने तो शहर ही गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना नालायक होगा। वो हम लोगों से इस तरह से मुंह मोड़ लेगा। तो उसकी माँ सोहन के बारे में उसे सारी बातें बता देती है।
सोहन के बारे में ऐसा सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, क्या सोहन ने दूसरी शादी कर ली? लेकिन ये तो उसने गलत किया अम्मा। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। मैं तो जब सुना कि सोहन शहर कमाने गया है तो बहुत खुश हुआ। मुझे क्या पता था कि वो शहर जाकर इतना बदल जाएगा। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आप लोगों के साथ हूँ। अम्मा, आप ही तो कहती थी ना कि मैं भी आपका बेटा हूँ, तो मुझे भी अपना बेटा मानो। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग मुझे बताओ। मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलता हूँ अम्मा, फिर आऊँगा। भाई साहब, आप इतने दूर से आए हैं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको खाने के लिए दे सकूं। ना ही अभी इतनी सामर्थ्य हूँ कि आपको एक कप चाय भी बनाकर दे सकूं। लेकिन हाँ भैया, हमारे पास जो भी रूखा सूखा है मैं उसे आपको खिला सकती हूँ। मैंने दाल चावल बनाया है, आप खा लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थोड़ा सा खा लो भैया। फिर ममता मनोज को दाल चावल खाने को देती है। जैसे ही मनोज उसके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाता है तो वो उससे कहता है, अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। ये दाल चावल का स्वाद तो इतना अच्छा है कि आज से पहले मैंने इतना अच्छा दाल चावल कभी नहीं खाया। भाभी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप खाना बनाकर क्यों नहीं बेचती? और हाँ, शुरुआत आप दाल चावल से ही कर सकती हैं। आपके हाथों का दाल चावल खाकर लोग तो आपके दीवाने हो जाएंगे। और लगता है कि आपकी अच्छी खासी कमाई भी होगी। बात तो आपकी सही है भैया, लेकिन ये काम करने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत होगी और अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैसे की चिंता आप मत करो भाभी, मैं हूं ना। आप मुझसे पैसे ले लो। लेकिन भैया, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे भाभी, ऐसे नहीं ले सकती तो उधार समझ के रख लो। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप मुझे वापस कर देना। ठीक है भाभी? बहू, मनोज ठीक कह रहा है बेटा। पर तू उससे उधार समझ के पैसे ले ले। जब तेरा काम अच्छा चलने लगे तब तू उसे वापस कर देना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने ऐसे समय पर हमारी मदद की। जीते रहो बच्चे। फिर मनोज उसको पैसे देकर वहां से चला जाता है। फिर मनोज के दिए पैसे से ममता एक ठेला और चावल दाल बनाने का कुछ सामान ले आती है और फिर दूसरे दिन से ही वो दाल चावल बनाकर बेचने लगती है। जो भी उसके ठेले पर एक बार दाल चावल खाने आता, उसे उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता और वो बार बार उसके ठेले पर आने लगते। इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों की अच्छी कमाई होने लग गई। फिर पूरे 15 दिन बाद ममता ने मनोज को उसके पैसे वापस कर दिए। उन लोगों की अच्छी खासी कमाई होने लग गई, जिससे उनके घर की स्थिति अच्छी हो गई। वो लोग अच्छी तरीके से खाने पीने और रहने लग गए।